नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 27 का पार्ट 3 करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं। अब तक हमने 2 रेगुलेटर कवर कर लिया है, PFRDA और IRDA के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर मार्केट के रेगुलेटर सेबी के बारे में और ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेट। ये सब मतलब ठीक है, टर्म्स हैं, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे सेबी को लेकर के। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म है सर, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, तो ये एक्ट 1992 में आया था। प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ, एक बोर्ड को इस्टेब्लिश करने की वो इस एक्ट में प्रोविज़न किया गया कि एक बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़, प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड एक्ट 1992 जो है, सेबी एक्ट 1992 जो आया, उसमें एक बोर्ड का गठन किया गया जिसका उद्देश्य था सिक्योरिटीज़ में, शेयर वगैरह में जो भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके हितों की रक्षा किया जाए, साथ ही साथ में सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट और डेवलप किया जाए। उसी के लिए सेबी का गठन किया गया था। सेबी जो है फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत। सेबी किसके अंतर्गत आती है फ्रेंड? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत आती है। सेबी हैज़ बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, बैक्ड बाई एन एक्ट एंड अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। तो सेबी को एक स्टेटस दिया गया है किस चीज़ का? इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, स्वायत्त संस्था है अपने आप में, और ये सिक्योरिटीज मार्केट का सारे के सारे एस्पेक्ट को रेगुलेट करती है। यानी कि पूरा का पूरा शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट इसी के द्वारा ही हैंडल किया जाता है और ये पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होती है। मतलब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो किसी और पर जवाबदेही नहीं है, सीधे सीधे पार्लियामेंट को ही ये जवाबदेही बनती है इनकी। अगर हम बात करें इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप होता है, तो इसमें देखिए सेटअप ऐसा है। सबसे पहले चेयरमैन होंगे, फिर उसके पास में 3 होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 जो है इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। जो बोर्ड है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिर इन होल टाइम मेंबर्स के नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और इन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जो एग्जीक्यूटिव्स वगैरह होते हैं और ऑफिसर्स होते हैं लोअर रैंक के, वो रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ईडी की यहाँ पर बात हो रही है, जबकि यहाँ सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिसर्स की बात हो रही है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरा बोर्ड है इसका। बोर्ड मतलब एकदम कोरम, जो मेन जो है लोग होते हैं जो इसको हैंडल करते हैं। इसके अलावा बाकी ऐसा नहीं, एम्प्लॉय तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो मेन है, जैसे बैंक में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका एमडी आ जाते हैं, है ना। फिर उनके अंडर में जनरली जो है 2 से 3 एमडी, 4 ईडी होंगे। फिर इनके अंदर में सीजीएम वगैरह, सीजीएम रहते हैं, है ना। कोरम इनका इसी तरीके से बनता है। फिर उसके नीचे फिर जीएम वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं पर हायरार्की खत्म होती है, लेकिन जो बोर्ड है उसमें मेजरली यही लोग होते हैं। ठीक है, तो सेबी इज हेडेड बाई अ चेयरमैन हु इज सपोर्टेड बाई 3 फुल टाइम मेंबर्स और 4 जो है पार्ट टाइम मेंबर्स। तो इसमें सेबी में 4 जो है फुल टाइम होते हैं 3 लोग और 4 होते हैं पार्ट टाइम में। ठीक है, चेयरमैन 3 लोग परमानेंट होते हैं और 4 लोग टेम्पोररी होते हैं, ऐसे कह लीजिए। 3 + 4 का रेशियो बनता है। द पार्ट टाइम मेंबर्स आर ऑफिशियल डिप्यूटेड बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई एंड द फुल टाइम मेंबर्स आर सपोर्टेड बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अदर लाइन स्टाफ। जो आपके पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं हमारे पास में कितने? 4 लोग होते हैं। इनको डिप्यूट किया जाता है, इनको भेजा जाता है गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा, जो पार्ट टाइम मेंबर हैं। और जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं कितने? 3। इनको कौन सपोर्ट करता है? इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह और अदर लाइन स्टाफ का मतलब जो आपके एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर होते हैं, ये सब लोग इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी बात हो गई सेबी को लेकर के। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 सेबी आया हुआ है। प्रोवाइड्स फॉर दीज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड to protect the interest of the investors in securities and promote the development of and regulate the securities
मार्केट। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड एक्ट 1992 में आया था। इसमें एक बोर्ड का गठन किया गया जिसका काम था जो भी लोग सिक्योरिटीज मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके हितों की रक्षा करना और सिक्योरिटीज मार्केट जो है उसको डेवलप करना, उसको रेगुलेट करना ताकि वहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो। सेबी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। सेबी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होती है और इसका काम जो होता है सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना होता है। अगर इसका जो है हम सेटअप देखें तो एक फुल टाइम चेयरमैन होंगे, 3 फुल टाइम मेंबर्स यानी होल टाइम मेंबर्स और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। जो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं इनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, आरबीआई द्वारा डिप्यूट किया जाता है, भेजा जाता है कि जाओ काम संभालो जा करके। और जो होल टाइम मेंबर्स होते हैं इनको सपोर्ट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और अदर लाइन स्टाफ बोल सकते हैं, या एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर जो होते हैं इनको ये सपोर्ट करते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सेबी में एक चेयरमैन, 3 फुल टाइम और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। जो पार्ट टाइम मेंबर हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई द्वारा भेजा जाता है। फुल टाइम मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए ईडी वगैरह होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो भाई देखो बहुत सारे काम हैं इनके पास में, काम की कोई कमी नहीं है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे काम हैं। फंक्शंस ऑफ सेबी आर एज अंडर, तो मेजरली 4 हेडिंग्स हैं जिनके तहत हमें बात करनी। तो ये पहली हेडिंग के तहत हम बात करेंगे कई सारे पॉइंट्स की, फिर दूसरी हेडिंग के तहत इसी तरीके से हम करेंगे। याद है, इट इज़ ड्यूटी ऑफ बोर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। तो बोर्ड की ड्यूटी होती है कि वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, किसके? इन्वेस्टर्स के, यानी इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी होती है। और साथ ही साथ में ये प्रमोट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसको प्रमोट भी करेंगे और उसके डेवलपमेंट को भी ये देखेंगे, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर इसमें हम देखें, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो बिजनेस हो रहा है उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी और एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट उसमें उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। देखो ऐसे मतलब अगर हम बेसिकली समझना चाहें कि आखिर ये सब सेबी, आरबीआई, ये सब की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? अगर ये सेबी ना हो तो स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करेगा? कितना कमीशन लगेगा? कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कितने का बेच रहा है, कितने का खरीद रहा है? क्या कोई जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा? है ना। जैसे मच्छी मार्केट में आप चले गए, मच्छी मार्केट एग्जांपल के तौर पर, अब वहाँ 20 दुकानदार हैं, मन कर रहा है 100 रुपये की बेच रहे हैं, मन कर रहा है 200 रुपये की बेच रहे हैं, तुमने पैसे दिए, नहीं दिया तुमको मछली, मार पिटाई शुरू हो गई, सब कुछ होगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई रेगुलेटर नहीं है, वहाँ वो 20 दुकानें हैं, वो अपना जैसा मन कर रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन अब अगर मच्छी मार्केट पूरी दुनिया, मतलब पूरे देश की एक मच्छी मार्केट हो जो 8-10 किलोमीटर में लगती हो, अगर यही स्थिति हो तो क्या होगा? है ना, बहुत सारा पैनिक हो जाएगा। इसीलिए हर चीज़ को रेगुलेट करना, गाइडलाइन बनाना जरूरी होता है। जैसे जनता है, पुलिस क्यों रखी जाती है? अगर पुलिस ना हो, सोचो कि पुलिस ना हो तो क्या होगा? जिसको मन करे उसी को पीटते रहिए हमेशा, है ना, आपको पीटता जाएगा, कोई किसी को आप पीटते जाएंगे। तो इसीलिए रेगुलेशन इज़ नेसेसरी। उसी वजह से शेयर मार्केट में रेगुलेशन लाने के लिए सेबी को इस्टेब्लिश किया गया। अब जब सेबी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया तो काम वही कर रहे हैं। अब देखिए ये सब क्या कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कर रहे हैं कि भाई गाइडलाइन ये रहने वाली हैं। दूसरा है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर्स टू एन इशू, trustee of the trust deed or such other intermediaries who may be associated with the securities market in any manner। अब सिक्योरिटी मार्केट में स्टॉक ब्रोकर्स होंगे, वो कैसे काम करेंगे, कहाँ रजिस्टर होगा, क्या गाइडलाइन रहने वाली है, वो सारा डिसीजन सेबी लेगा। शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के बारे में भी यही काम करेगा। अगर कोई इशू का मतलब होता है कोई शेयर आने वाला है मार्केट में, IPO वगैरह लाना है, तो उसके लिए जो बैंकर होगा उसको भी रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सेबी की होगी। कोई ट्रस्ट डीड है, उसका ट्रस्टी का है, कौन बनेगा, कैसे, क्या गाइडलाइन होगी, सेबी डिसाइड करेगा। या कोई और बीच का बिचौलिया है, इंटरमीडिएटरीज है, तो जो कि सिक्योरिटीज मार्केट में काम करता है, तो उसके लिए भी गाइडलाइन लाने की जिम्मेदारी सर किसकी होगी? सेबी की ही होगी। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ द डिपॉजिटरीज, पार्टिसिपेंट्स, कस्टोडियंस ऑफ सिक्योरिटीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो रजिस्टर करना, रेगुलेट करना, वर्किंग ऑफ किसकी? जो डिपॉजिटरीज होती हैं। डिपॉजिटरी मतलब यही आपका डीमैट अकाउंट वगैरह वाले जो हो गए, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स, कस्टोडियंस ऑफ सिक्योरिटीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन सब से मतलब
आपका चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें FII कहा जाता है उनके रिलेटेड गाइडलाइन बनाना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की गाइडलाइन बनाना, सिक्योरिटीज़ के कस्टोडियन के लिए गाइडलाइन बनाना, ये सारी जिम्मेदारी किसके सर पे होगी सर? ये सारी की सारी जिम्मेदारी सेबी के कंधों पर होगी। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा वेंचर कैपिटल फंड का रेगुलेशन कैसा होगा, रजिस्टरिंग कैसे होगी, कलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए, इन सबको भी रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी के ऊपर होगी। अब यहाँ जैसे लग रहा होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लीजिए लिखा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए तो गाइडलाइन अलग से होंगी। बिल्कुल सही है, उनके लिए गाइडलाइन अलग से होंगी, लेकिन अगर हम शेयर मार्केट में अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑपरेट कर रही है, कोई हेल्प कर रही है, तो उसके लिए गाइडलाइन क्या होगी, शेयर मार्केट से रिलेटेड गाइडलाइन क्या होंगी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए वो डिसीजन सेबी यहाँ पर लेगा। समझ गए मेरी बात को, है ना। जैसे म्यूचुअल फंड है, अब म्यूचुअल फंड में क्या गाइडलाइन रहने वाली शेयर मार्केट से रिलेटेड, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेबी। प्रमोटिंग एंड इनकरेजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, जो खुद रेगुलेट होती हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना, रेगुलेट करना। प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज मार्केट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे जो भी फ्रॉड वाली एक्टिविटी है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे पंप एंड डंप स्कीम होती है, फ्रॉड को कुल मिला करके ये रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जो भी आपके इन्वेस्टर्स की एजुकेशन है उसको प्रमोट करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनको, ठीक है। प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, इनसाइडर ट्रेडिंग को भी ये प्रोहिबिट करेंगे, रोकेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ऐसा होता है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप उसके अंदर में जानकारी रखते हैं कि कल जो है ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ में टाई अप करने वाली है और वो कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो अगर जैसे रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस ने अभी जो है ब्लॉकचेन को लेकर के ब्लैक रॉक कंपनी से हाथ मिलाया हुआ है। ब्लैक रॉक कंपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा एसेट मैनेज करने वाली कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत मजबूत कंपनी है, ठीक है। तो अब अगर आपको ये जानकारी पहले से हो जाए, आप जो कि कंपनी में ही है तो आपको पता होगा कि भाई ब्लैक रॉक के साथ हमारा टाई अप होने वाला है, तो ऑब्वियसली जो शेयर रिलायंस का शेयर जो 1000 रुपये का है वो पक्का है फ्रेंड्स, जो है 1-2 दिन में 1200 हो जाएगा। जैसे ये न्यूज़ वायरल होगी, जैसे ये न्यूज़ फैलेगी कि ब्लैक रॉक के साथ टाई अप हो रहा है, तुरंत ही जनता को लगेगा कि अब तो ये अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसे अच्छे दिन की वो सोच होती है, तुरंत ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ज़्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तुरंत ही शेयर का प्राइस चढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब आप चूँकि इनसाइडर हैं, अंदर में बैठे हुए हैं, बॉस वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर, आपको पता है कि ये होने वाला है, तो आप क्या करें कि ये जो है 1000 रुपये के शेयर खूब सारे खरीद लें और बाद में जैसे ही 1200 का हो तुरंत ही बेच दें 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से। सोचो 1 करोड़ शेयर अगर आपने खरीदे हो तो 200 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट एक दिन के अंदर में जनरेट हो सकता है। दैट्स इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। हर्षद मेहता स्कैम वगैरह अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, जिसमें वो बोलता है नहीं कि जो है मतलब स्ट्राइक कब होने वाली, स्ट्राइक ख़त्म कब होने वाली, ये सारी बातें आप मुझे बताएं, तो वही है इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमने बात की फ्रेंड जो है फंक्शन की कि सेबी क्या करता है। तो पहला फंक्शन में हमने देखा कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो ड्यूटी होती है सेबी में, वो इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना होता है, साथ ही साथ में जो है सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना और रेगुलेट करना भी होता है। रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो बिजनेस है उसको रेगुलेट करना, ठीक है। उसके बाद में रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, तो रजिस्टर करना, रेगुलेट करना, जो भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट वगैरह हैं, ठीक है, इन सबको रेगुलेट करना, जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं उन सबको रेगुलेट करना कुल मिला करके सेबी की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद में जो डिपॉजिटरीज हैं, कस्टोडियंस हैं, सिक्योरिटी के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, इन सबको रजिस्टर करना, रेगुलेट करना सेबी की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद में वेंचर कैपिटल फंड को रेगुलेट करना और जो आपका कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें म्यूचुअल फंड वगैरह आते हैं इनको रेगुलेट करना। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना, इनकरेज करना। देन है फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करना, मतलब कि फ्रॉड ना होने पाए, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एजुकेट करना कि भाई नुकसान होता है, आप सावधान रहें। तो ये सारी जिम्मेदारी सेबी के कंधों पर होती है। दूसरा है
द बोर्ड मे टेक मेजर टू अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक or register or any other document or record of any listed public company or a public company which intend to get its security listed on any recognized stock exchange. ठीक है, where the board has reasonable ground to believe that such a company has been indulged in insider trading or fraudulent and unfair trade practices relating to the securities मार्केट। देखो सिंपल सी सरल भाषा में ये कहा जाए कि भाई सेबी के पास में अधिकार होता है कि वो किसी भी कंपनी के बुक्स को, रजिस्टर को या किसी डॉक्यूमेंट को चेक कर सकती है, ऑडिट कर सकती है, वेरीफाई कर सकती है अगर उसको लगता है कि मामला गड़बड़ है। बस इतना सरल भाषा में यही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है कि बोर्ड अगर चाहे तो इंस्पेक्शन कर सकता है किसी भी बुक का, रजिस्टर का या किसी डॉक्यूमेंट का, ऐसी कंपनियों का जो पब्लिकली लिस्टेड हैं या पब्लिकली लिस्टेड होना चाहती हैं। ठीक है, बशर्ते कि उसको किसी स्टॉक एक्सचेंज पर अगर पब्लिकली लिस्टेड होना चाहते हैं तो उनका भी वेरीफाई मतलब ऑडिट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बशर्ते कि उसे ऐसा विश्वास हो, ऐसा लगे कि भाई जो ये कंपनी है लिस्टेड होने वाली या लिस्टेड है, ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही है, कुछ ऐसा अगर हो रहा है तो उस केस में इंस्पेक्शन करने का अधिकार होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है द बोर्ड शैल हैव द सेम पावर एज वेस्टेड इन द सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 व्हाइल ट्राइंग टू सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स नेमली। मतलब इनका कहने का ये है कि जो आपका सेबी का बोर्ड है उसको सिविल कोड के बराबर अधिकार मिले हुए हैं इन मामलों में। सिविल कोड में अधिकार, जितना सिविल कोड को अधिकार होता है उतने ही अधिकार सेबी के बोर्ड को दिया गया है। किन केसेस में ये है, जैसे द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट सच अ प्लेस एंड टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। जैसे बोलते नहीं कि अगर सिविल कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट लेकर के इस जगह पर तुम मिलो, हमको इसको चेक करना है, तो कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है क्योंकि सिविल कोर्ट है वो। अगर तुम उसका कंटेम्प्ट करोगे तो तुमको उठा करके पुलिस से उठवा करके तुमको जेल करवा देगी। वही अधिकार यहाँ पर सेबी के पास होगा कि अगर वो बोलता है कि हमको ये बुक ऑफ अकाउंट ला करके, ये डॉक्यूमेंट ला करके दो इस जगह पर, सेबी का बोर्ड अगर कहता है तो उसको व्यक्ति को ला करके, कंपनी को ला करके देना पड़ेगा, अदरवाइज वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा और फिर एक्शन इनिशिएट किया सकता है। समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देन ऑन ओर्थ, मतलब लोगों को समन किया सकता है कि तुम आओ, है ना, अटेंडेंस, उनको बुलाया जाएगा कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। जैसे विजय माल्या को बुलाया जाएगा, भाई आओ तुमको, है ना, और ओथ यानी कसम लेकर के उनको एग्जामिन किया सकता है, जैसे कोर्ट में किया जाता है कि मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि जो कुछ भी कहूँगा, है ना, तो वो इन केसेस में, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए बेसिकली ये एक तरीके से सिविल कोड जैसा ही हो गया अगर आप देखें तो, है ना। इतना अधिकार जो है सभी फर्म को नहीं मिला है, सभी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला है। इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट ऑफ एनी पर्सन एट एनी प्लेस, तो इंस्पेक्शन कर सकते हैं बुक्स, रजिस्टर या डॉक्यूमेंट का किसी व्यक्ति का अगर आप देखेंगे, है ना। उसके अलावा किसी कंपनी का भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का भी कर सकते हैं बुक, रजिस्टर या डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, किसी कंपनी का भी बुक, डॉक्यूमेंट, रजिस्टर का वेरिफिकेशन ये कर सकते हैं। इनका अधिकार होता है सेबी बोर्ड का। इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, जो भी आपके विटनेस हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके एग्जामिनेशन के लिए आदेश दिया जा सकता है सेबी के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसको सिविल कोड के तौर पर अधिकार मिलता है। तो दूसरे पॉइंट में हमने देखा था कि सेबी किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को और रजिस्टर को, बुक्स को, बुक ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकती है, चाहे वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो या ऐसी कंपनी जो पब्लिकली लिस्टेड होना चाहती है किसी स्टॉक एक्सचेंज पर, बशर्ते कि सेबी को डाउट हो कि ये कंपनी या तो इनसाइडर ट्रेडिंग में या फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये अधिकार सेबी के पास होता है। तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि भाई जो हमारा सेबी का बोर्ड होता है उसको सिविल कोड के बराबर अधिकार दिए गए हैं कुछ मामलों में, है ना। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत जो अधिकार सिविल कोड को होता है वही अधिकार जो है सेबी के बोर्ड को होता है, जिसमें वो चाहे तो डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट और ऐसा, मतलब कहने का किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट, बुक्स वगैरह को मंगवा सकता है किसी भी जगह पर, वो व्यक्ति को लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, कंपनी को लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को समन किया सकता है, समन का मतलब समझते होंगे ना, कोर्ट समन करता है कि तुम इस डेट को हाजिर हो, है ना, याद करिए। अगर किसी के लिए भी ये समन अगर जारी हो जाता है तो उस व्यक्ति को वहाँ पहुँचना जरूरी हो जाएगा। समन एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ, तो समन कर देगा वो और उसके बाद में अटेंडेंस के लिए इन्फोर्स करेगा कि आपको इस जगह पर पहुंचना है।
और उसके बाद में शपथ वगैरह दिलवा करके उसका एग्जामिनेशन किया सकता है, उससे मतलब पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति का या किसी कंपनी के जो बुक्स हैं, रजिस्टर हैं या अदर डॉक्यूमेंट हैं, उनका जो है इंक्वायरी की जा सकती है। इसके अलावा किसी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए या किसी डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन के लिए आदेश वगैरह दिया जा सकता है सेबी के बोर्ड के द्वारा। फिर आता है चौथा पॉइंट, जो कि है द बोर्ड में बाई एन ऑर्डर फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स आर सिक्योरिटीज मार्केट टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आइदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और कंप्लीशन ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नेमली। तो बोर्ड एक ऑर्डर देगा, है ना, राइटिंग में ऑर्डर देगा, जिससे कि जो है जो इन्वेस्टर है उसके हितों की रक्षा हो सके, सिक्योरिटी मार्केट के हितों की रक्षा हो सके। तो उसमें ये क्या क्या करेगा, सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कोई कंपनी है जिसके शेयर में अगर दिक्कत हो रही है तो उसकी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को सस्पेंड ही कर देगा, भाई अब जो है अडानी के शेयर खरीदे बेचे नहीं जाएंगे, सस्पेंशन का अधिकार होता है। रेस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम एसेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट एंड प्रोहिबिट एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट टू बाई सेल आर डील इन सिक्योरिटीज। किसी व्यक्ति को मना किया जा सकता है, ऑर्डर आ जाएगा भाई कि जैसे मान लीजिए विजय केडिया हैं, तो उनको बोल दिया गया कि अब आपके ऊपर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप सिक्योरिटीज मार्केट में खरीद बेच नहीं कर सकते हैं। तो इस मतलब इस चीज़ का अधिकार सेबी के बोर्ड के पास होता है भाई, जो है कि आपको रोक सकता है, किसी कंपनी को रोक सकता है कि अब आप जो है बाई और सेल और डील नहीं कर सकते सिक्योरिटी में। सस्पेंड एनी ऑफिस बेयरर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग सच पोजीशन। तो किसी कोई अगर ऑफिस बेयरर है ना, किसी स्टॉक एक्सचेंज में या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति है तो उसको सस्पेंड कर सकता है ऑफिस बेयरर को कि भाई आपको ये पोजीशन अब नहीं मिल सकती है। मतलब कहने का कोई कंपनी है, उसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति डायरेक्टर है, तो यदि वो चाहे तो इसको सस्पेंड कर सकता है सेबी कि भाई अब आप डायरेक्टर के पद पर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि भाई आपने हो सकता है सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ वायलेट किया हो, इसलिए। डायरेक्ट इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स एंड सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन व्हिच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा जब्त किया सकता है या जो भी पैसा है प्रोसीड्स है सिक्योरिटीज़ का, उसको रिटेन किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है किसी ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है। यानी किसी सिक्योरिटीज़ में अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही, किसी शेयर में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसको इम्पाउंड यानी कि जब्त किया जा सकता है या रिटेन करके रखा जा सकता है, जो भी पैसा मिला उसको होल्ड किया जा सकता है, ऐसा अधिकार होता है। जैसे अभी जेन करके एक कंपनी है, जिसने फॉरेन कंपनी, उसने फ्रॉड किया हुआ है शेयर मार्केट में पंप एंड डम्प स्कीम के तहत, तो उनके लगभग 4000 करोड़ रुपए जो है रिटेन किए हैं, होल्ड कर दिए हैं सेबी ने, ठीक है। तो ये अधिकार होता है। डायरेक्ट एनी इंटरमीडिएटरी एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट इन एनी मैनर नॉट टू डिस्पोज ऑफ आर एलिनेट एन एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन व्हिच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो किसी इंटरमीडिएटरीज को या किसी व्यक्ति को जो सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आदेश दे सकती है टू डिस्पेज के क्या करना कि वो डिस्पोज ऑफ ना करे, यानी कि वो बेचे नहीं या फिर जो है कोई एसेट है उसका नुकसान ना करे, फार्मिंग पार्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन व्हिच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है तो उसमें जो एसेट है उसको बेचा नहीं जा सकता है, ऐसा भी आदेश फर्म पास कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी फ्रेंड जो है अगली। इसमें हमने देखा, इसमें हमने क्या देखा, मतलब कि जो है कि सेबी के पास में अधिकार होते हैं किस चीज़ के, शेयर मार्केट को बचाने के लिए, जो उसमें इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने शेयर खरीद रखा है उनके हितों की रक्षा करने के लिए कुछ आदेश पारित किए जा सकते हैं सेबी के द्वारा। जैसे कोई सिक्योरिटी है उसको अगर चाहें तो उसकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकते हैं, खरीदना बेचना बंद करवा सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर चाहें तो मना कर दें कि आप इस मार्केट में, शेयर मार्केट में खरीद बेच नहीं सकते हैं, ये भी उनके पास अधिकार होता है। स्टॉक एक्सचेंज में कोई व्यक्ति किसी पद पर है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है कि भाई अब आप ऐसी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई सिक्योरिटीज, कोई ट्रांजेक्शन है जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आती है, तो उसमें जो भी प्रोसीड्स हैं, ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज़ है उसको इम्पाउंड किया जा सकता है, होल्ड करके रखा जा सकता है। इसके अलावा कोई इंटरमीडिएटरीज है या कोई व्यक्ति है जो कि सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़ा हुआ है,
तो उसको मना कर सकती है कि इन्वेस्टिगेशन जब तक चल रही तब तक आप जो है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एसेट को डिस्पोज ऑफ या बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर आता है फ्रेंड जो है आगे बढ़ते हैं। पावर्स ऑफ सेबी टू रेगुलेट आर प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट आर एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी। मतलब सेबी को पावर होती है कि वो मना कर सकता है किसी के प्रॉस्पेक्टस के इशू से, ऑफर डॉक्यूमेंट के इशू करने से, कोई भी एडवर्टीजमेंट इशू करने से जिसकी सहायता से सॉलिसिट यानी इकट्ठा किया जा रहा है मनी, सिक्योरिटी यानी शेयर मार्केट में शेयर इशू करके अगर आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए मना करने के अधिकार सेबी के पास होते हैं। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 सेबी में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, मतलब इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए सेबी क्या कर सकता है, तो इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला, स्पेसिफाई बाई रेगुलेशंस। स्पेसिफाई बाई रेगुलेशन, रेगुलेशन से वो बताएगा द मैटर्स रिलेटिंग टू द इशू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर मैटर इंसिडेंटल देयर टू। यानी मैटर जो कि रिलेटेड हैं कैपिटल के इशू से रिलेटेड या सिक्योरिटीज के ट्रांसफ़र से रिलेटेड या एनी अदर मैटर से रिलेटेड, तो उसके लिए गाइडलाइन दे सकता है सेबी, बोल सकता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। द मैनर इन विच सच मैटर शैल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी, कि किस तरीके से जो ये मैटर हैं इशू ऑफ कैपिटल, जो आपका प्रॉस्पेक्टस वगैरह हैं, इनके बारे में किस तरीके से आपको डिस्क्लोजमेंट वगैरह करना है, उसकी गाइडलाइन सेबी दे सकता है। बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, जनरल और स्पेशल ऑर्डर से भी किया सकता है। प्रोहिबिट एनी कंपनी फ्रॉम इशूइंग प्रॉस्पेक्टस एनी ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट सोलिसिटिंग मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को इशू करने के लिए अगर आप प्रॉस्पेक्टस जारी करना चाहते हैं, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, आईपीओ आने से पहले एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है सेबी के पास में, इसमें सारी डिटेल्स होती हैं कंपनी और उससे रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, उसे प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। तो उसको इशू करने से जो है प्रोहिबिट कर देता है। ठीक है, या कोई और डॉक्यूमेंट है, ऑफर डॉक्यूमेंट, एडवर्टीजमेंट है, तो इन सब पर रोक लगाया जा सकता है। स्पेसिफाई द कंडीशन सब्जेक्ट टू व्हिच द प्रॉस्पेक्टस व्हिच ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टीजमेंट इफ नॉट प्रोहिबिटेड मे बी इशूड। यदि मान लो कि अगर प्रॉस्पेक्टस को इशू करना अलाउ करता है कि ठीक है चलो तुम प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन भी बताएगा कि किस कंडीशन के तहत तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक, अगर नहीं रोक रहा है, प्रोहिबिट नहीं कर रहा है सेबी, तो तुम्हें बताएगा कि किस मैनर में तुम ये काम कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा भाई कि सेबी को पावर होती है कि वो जो भी आपके प्रॉस्पेक्टस है या ऑफर डॉक्यूमेंट है उसको प्रोहिबिट कर सकता है। ठीक है, प्रोहिबिट कैसे करेगा, उसके लिए रेगुलेशंस से वो बताएगा भाई कि अगर शेयर इशू करना चाहते हो, कैपिटल इशू ऑफ कैपिटल या ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ करना चाहते हो, तो उस केस में किस तरीके से आपको डिटेल्स को डिस्क्लोज करना है, इसके बारे में बता देगा कौन, सेबी। जनरल और स्पेशल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जनरल और स्पेशल ऑर्डर में भी सेम केस है फ्रेंड्स यहाँ पर, कि वो इस सेबी क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा कि भाई आप प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू कर सकते, आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, या आप जो है ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं पब्लिश कर सकते हैं। पहला, मना ही कर देगा। दूसरा, अगर नहीं मना करता है कि नहीं चलो ठीक है तुम इशू कर सकते हो प्रॉस्पेक्टस, लेकिन फिर वो बता देगा कि ये कंडीशन इसमें ऐड करो, तब तुम जो है प्रॉस्पेक्टस वगैरह इशू कर सकते हो। ठीक है, पावर टू इन्वेस्टिगेट, इनको यानी सेबी को इन्वेस्टिगेट करने की भी पावर होती है। सेबी कैन एक्सरसाइज इस पावर टू इन्वेस्टिगेट व्हेन इट हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट, मतलब सेबी को अधिकार होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, बशर्ते कि उसको ऐसा लगे कि द ट्रांजेक्शन्स इन सिक्योरिटीज आर बीइंग डील्ड विथ अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स आर सिक्योरिटीज मार्केट। जो सिक्योरिटीज़ की ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं, जिस तरीके से की जा रही हैं, उससे जो इन्वेस्टर है उसको नुकसान हो रहा है या शेयर मार्केट को नुकसान हो रहा है, अगर ऐसा लगता है तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन की या उस पर्टिकुलर शेयर की। एनी इंटरमीडिएट और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट हैज़ वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर द रूल्स आर द रेगुलेशन मेड एंड डायरेक्शन इशूड बाय द सेबी। या कोई व्यक्ति है, कोई इंटरमीडिएटरीज है जो कि सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़ा हुआ है, उसने वायोलेशन किया है, नियम तोड़ा है, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट या रूल्स ऑफ रेगुलेशन जो भी हैं, जो भी सेबी की गाइडलाइन है, अगर उसको वायलेट किया है किसी व्यक्ति ने जो कि शेयर मार्केट से जुड़ा है, तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बिठाई जा सकती है। सेबी को ऐसा अधिकार होता है। ठीक है, फिर आता है फ्रेंड जो है सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा, सीज एंड डिसिस्ट
प्रोसीडिंग। सीज एंड डिसिस्ट का मतलब होता है किसी को लिखित में मना कर देना कि तुम ये मत करो, ठीक है। तो इफ़ सेबी फाइंड्स आफ्टर कॉजिंग एन इंक्वायरी टू बी मेड that any person has violated or likely to violate any provisions of this act or any rules or regulation made thereunder, it may pass an order requiring such person to cease and desist from committing or causing such violation। अगर सेबी इंक्वायरी करती है और उसको लगता है कि कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है जो कि सेबी की गाइडलाइन को वायलेट करने वाला है या करने की इच्छा रखता है, तो उस केस में लिखित में जो है वो गाइडलाइन इशू करेगा सेबी कि भाई सीज एंड डिसिस्ट, यानी कि आपको ये काम नहीं करना है, सच वायलेशन आपको नहीं करना है, ऐसा वायलेशन आपको कमिट नहीं करने दिया जाता है। तो सीज और डिसिस्ट का ऑर्डर भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पावर टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि आपके ऊपर इंक्वायरी बिठा देगा, पुलिस जांच करेगी। यहाँ पर आपको रोक दिया जाएगा कि तुम्हें ये काम करना ही नहीं है, तुम्हें मना कर दिया गया, भाई रिटर्न में मना कर देगा सेबी कि तुम्हें ये करना ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कह दिया कि अब अगले 1 साल तक तुम जो है मतलब शेयर मार्केट में नहीं जो है इन्वेस्ट कर सकते, तो फिर वो रिटर्न में सीज एंड डिसिस्ट की आ गया कि भाई आप इस रूल को वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम देखें पावर टू इन्वेस्टिगेट में, तो जो इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है उसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो सिक्योरिटीज़ की होती हैं वो ऐसे मतलब डील की जाती हैं जिस ऐसे मैनर में जो कि डेट्रीमेंटल होती, नुकसानदेह होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए या सिक्योरिटी मार्केट के लिए। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिगेट करने की पावर सेबी के पास होती है। या कोई व्यक्ति है, इंटरमीडिएटरीज है जो कि शेयर मार्केट में काम करता है और उसने किसी एक्ट को वायलेट किया है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। इसके अलावा सीज और डिसिस्ट की अगर हम बात करें, तो अगर सेबी को ये पता चलता है इंक्वायरी के बाद में कि कोई व्यक्ति है जो कि वायलेट कर रहा है या करने वाला है किसी तरीके के सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस को, तो उसको जो है बोल देगा भाई कि जो है आप वायलेट नहीं कर सकते। इसके लिए सीज एंड डिसिस्ट का ऑर्डर पास हो जाएगा। एक राइटिंग ऑर्डर है जो मना करता है कि आप फलाना काम नहीं कर सकते, इस काम को आप नहीं कर सकते, दैट मीन्स सीज एंड डिसिस्ट, ठीक। बस यहीं पर फ्रेंड्स हमारा पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स जो है सेबी का पूरा सिस्टम कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अब इसके बाद में सिर्फ RBI बचता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उस पर लगभग 2 लेक्चर लगेंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।